हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सर हम ठीक हैं, एकदम ठीक हो बेटे। हाँ सर ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट किए थे हम लोग। हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। उसमें हम लोग स्टार्ट कर दिए हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग 5 पॉइंट पढ़ चुके थे बेटे। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ सर। और क्या पढ़ लिए थे बेटे, उसका फॉर्मेट भी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे, ठीक है। हाँ सर। अभी हम लोग एक नोट लिखेंगे छोटा सा, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लिखना बेटे नोट। नोट। क्लोजिंग स्टॉक, साथ साथ में जो जो मैं लिखाते जा रहा हूँ लिखते जाना है। अलग से अकाउंट का कॉपी बनाना है हम लोगों को, और जैसे जैसे नोट्स लिखाते जाएंगे उसमें नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि क्लास सुन कर भी रहे, रिकॉर्ड लिख कर भी रहे। साथ में रिकॉर्ड हो रहा है तो उसी समय हम लोग क्लास देख भी लेंगे, उसी समय हम लोग क्लासों का नोट्स लिख भी लेंगे, ठीक है। देखना, इसको लिखना बेटे नोट। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच ever is lower. Closing stock is valued at cost और net realizable value whichever is lower. इसका मतलब क्या है बेटे, इसका मतलब है कि हम क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे स्टार्टिंग में बेटे, जो अभी हमारे सीए फाउंडेशन में भी आने वाला है। वो है कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। याद आ रहा है कुछ? कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस, इसका मतलब याद है? हाँ सर, इसका मतलब याद है हमको। इसका मतलब था बेटे, अगर फ्यूचर में कोई भी एक्सपेक्टेड लॉसेस होने वाला है तो उसको हम लोग एडवांस में रिकॉर्ड कर लेंगे। हम लोग डरपोक हैं। डरपोक का मतलब कोई भी फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। और अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेड गेन्स है, कोई फ्यूचर में फायदा होने वाला है, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड क्या करेंगे? नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि एक्चुअल में रियलाइज हो जाए प्रॉफिट, और जब एक्चुअल में प्रॉफिट हो जाएगा उस दिन हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म, ठीक है। इसी के ऊपर हमारा ये नोट लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या देखना, सपोज एक सामान है हमारे पास जो कि हम कितने रुपए में खरीदे हैं? 10,000 रुपीज में। कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज, ठीक है। अब ये सामान हमारे क्लोजिंग स्टॉक में है। क्लोजिंग स्टॉक में मतलब ये सामान अभी हमारे पास है जो कि हम अभी सेल नहीं किए, ठीक है। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस का मतलब समझ में आ गया, 10,000। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसका मतलब है फ्यूचर में इस सामान को बेच के कितना रुपए हमको मिलेगा, उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम लोग सपोज फ्यूचर में या तो 10,000 से ज्यादा में बेचेंगे, सपोज 12,000 में बेचेंगे, क्योंकि आज मार्केट में रेट कितना हो गया इसका, फ्यूचर में 12,000 में बिकेगा बेटे, 12,000 में बिकेगा। तो कितने का प्रॉफिट होगा हमको? 2,000 का गेन होगा। लेकिन ये गेन कब होगा? 2000 का। ये होगा फ्यूचर में। तो आज इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे? क्योंकि कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को हम लोग आज रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। लेकिन सपोज ये चीज का रेट कम हो गया, मार्केट में बहुत डिमांड इसका कम हो गया और इसका रेट बहुत कम हो गया, और सपोज ये फ्यूचर में बिकेगा 9,000 रुपीज में, सिर्फ 9,000 में सेल होगा, तो फिर कितना का लॉस होगा हमको? 1,000 का लॉस होगा। कब? फ्यूचर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1,000 के लॉस को आज ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। दिस इज टू बी रिकॉर्डेड, क्योंकि हम क्या है, हम डरपोक हैं। डरपोक है मतलब कोई भी फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, कोई भी नुकसान होने वाला है, उसको हम लोग आज रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन कोई फ्यूचर में फायदा होने वाला है, कोई गेन होने वाला है, उसको हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक सच में प्रॉफिट्स ना हो जाए, ठीक है। हाँ सर। तो वही लिखा हुआ बेटे, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 10,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू
सपोज रियलाइज, दो केस है इसमें, केस 1 12,000 और केस 2 9,000, दो केस है बेटे इसमें। हाँ सर, इसमें दो केस है। तो कॉस्ट प्राइस है उसका बेटे 9,000, सॉरी 10,000, और उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसमें दो केस है, एक है 12,000 और दूसरा है 9,000। ठीक है, अगर 12,000 है रियलाइजेबल वैल्यू, तो क्या इसको रिकॉर्ड करना है? नहीं सर, इसको रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि हम लोग क्या, हम डरपोक हैं, फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते। तो 10,000 और 12,000, विच एवर इज लोअर, विच वन इज लोअर, 10,000, तो स्टॉक का वैल्यू कितना रखेंगे? 10,000 ही रखेंगे, 12,000 नहीं करेंगे उसका वैल्यू, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन कॉस्ट प्राइस है 10,000 और सेल होगा कितने में? 9,000 में। तो ये जो 1,000 रुपए का लॉस है, इसको हम आज रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना कर देंगे बेटे? 9,000, मतलब 10,000 और 9,000, विच एवर इज लोअर, विच वन इज लोअर, 9,000 रुपीज। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या फॉर्मूला आ गया? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो कम होगा। और ये किसके हिसाब से बेटे? दिस इज एज पर आवर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, जो बोलता है कि फ्यूचर के एक्यूमुलेटेड, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉसेस जो होने वाले हैं उसको रिकॉर्ड करो, और फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेक्टेड गेन होने वाला है, कोई फायदा होने वाला है, तो उसको रिकॉर्ड मत करो। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ गया सर आज आपका बात। हटा दो बेटे ये तुमको तो सिर्फ नोट्स ये लिखना था, ये एग्जाम्पल लिखना नहीं है, बहुत सिंपल सा बात था, है ना? देखना, आगे पढ़ेंगे बेटे। अब सर, अब आगे क्या पढ़ेंगे? हम तो ट्रेडिंग अकाउंट समझ गए सर, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट है बेटे। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे, हेडिंग करना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये क्या होता है सर? बेटे ये अगर तुमको नहीं पता है तो नालायक हो तुम। 11th क्लास का बेसिक बात है बेटे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना। इट मीन्स the cost price of the goods sold during the year। जितना सामान हम लोग बेचे हैं उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, मतलब जो सामान हम बेचे उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। समझ में आ रहा है? हाँ सर, इट कैन बी कैलकुलेटेड, it can be calculated as follows, it can be calculated as follows। हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे? लिखना है इसका फॉर्मूला, COGS इक्वल्स टू, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नहीं बेटे खाली ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है? हाँ सर। सर ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं सर? बेटे प्रॉफिट किसको बोलेंगे बोलो? सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? हाँ सर, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ये ब्रैकेट बेटे अगर ये माइनस में आया तो क्या होगा? आंसर लॉस आएगा। मतलब अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट है, और अगर माइनस में आया तो ये क्या है? लॉस है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। अब देखना ये फॉर्मूला कहां से बना, हम देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला बना कहां से? ठीक है, जैसे कि सपोज हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ईयर के बिगिनिंग में था 10,000 का सामान। ईयर के बिगिनिंग में कितने रुपए का सामान था? 10,000 रुपीज का। ठीक है, फिर हम लोग परचेज किए 40,000 रुपीज का सामान। 10,000 का सामान था,
40,000 का सामान और खरीदे, कितना हो गया बेटे? 50,000, 50,000 का सामान हो गया। खर्चा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। 10,000 का सामान था, 40,000 का और खरीदे, कितना हो गया? 50,000। 10,000 और खर्चा कर दिए तो कितना खर्चा हो गया टोटल? 60,000। 60,000 का खर्चा हो गया। अब ईयर के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है हमारे पास 20,000 का। मतलब 60,000 का सामान था हमारे पास। 60,000 का कैसे था? 10,000 का था, 40,000 का खरीदे, 10,000 खर्चा किए, 60,000 का सामान था। 60,000 के सामान में से सिर्फ कितना सामान बचा है? 20,000 का सामान बचा है। तो कितना रुपए का सामान सेल हो गया? हम बोल सकते हैं 40,000 रुपीज का सामान सेल हो गया। इसी को बोलते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला में अगर लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस परचेज 40,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20,000, दैट विल बी 40,000। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 40,000 रुपीज। अब सपोज सेल्स है, लेट्स से सेल इज 70,000, 70,000 में बेचे हम सामान, तो क्या होगा बेटे? नेट सेल्स 70,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 40,000, द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 30,000 रुपीज। 30,000 का क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ गया सर हमको। वेरी गुड, समझ में आ गया बेटे? हाँ सर समझ में आ गया सर। और बोर मत करो सर, एक बढ़िया एग्जाम्पल कराओ। चलो बेटे एक बढ़िया एग्जाम्पल लिखेंगे अब हम लोग। लिखना लिखना एग्जाम्पल, ओपनिंग स्टॉक लिखते जाओ सुन सुन के, मैं तब तक रब कर दे रहा हूं थोड़ा सा। एक तुमको क्या बनाना है बेटे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जो इंफॉर्मेशन दिया उससे। ठीक है, क्वेश्चन लिखते जाना साथ साथ। ओपनिंग स्टॉक 40,000, परचेज 1 लाख, परचेज रिटर्न 10,000, वेजेस 20,000, सैलरी 10,000, सेल्स 2 lakhs, सेल्स रिटर्न 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ठीक है? हाँ सर ठीक है ये वाला। इससे तुमको क्या बनाना है बेटे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। हम दो तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। एक बनाएंगे बाय द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और जो दूसरा मेथड होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला। ठीक है? हाँ सर समझ में आ रहा है सर। लिखना बेटे इसमें अब। लिखना। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है? हाँ सर ट्रेडिंग अकाउंट। पहले क्या लिखेंगे बेटे इसमें? इधर डेबिट साइड है और इधर क्रेडिट साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज है बेटे? फॉर्मेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अकाउंटिंग इज योर फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट सही नहीं बना रहा एक बच्चा, तो मैं मानता हूं उसको सही से अकाउंटिंग को कभी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मेट। हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं फॉर्मेट एकदम परफेक्ट होना चाहिए बेटे, क्योंकि हमारा टारगेट 70, 80 या 90 मार्क्स लाने का टारगेट नहीं है। अगर ये टारगेट है तो मेरे से मत पढ़ो तुम लोग। मेरा टारगेट क्या है? आई वॉन्ट 100। 100 से कम और पसंद नहीं कुछ, 100 ही चाहिए हमको। और 100 कैसे आएगा बेटे? जब हम लोग परफेक्ट फॉर्मेटिंग करेंगे। जो मार्क्स कटेगा वो हमारा फॉर्मेट में कटता है ज्यादा। तो फॉर्मेट परफेक्ट होगा, आंसर परफेक्ट होगा, कोई रोक ही नहीं सकता हमको 100 मार्क्स लाने से। मैं दिलाऊंगा 100। बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे हमको पढ़ना है। अपना एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जो बुक मैं बोलूंगा सिर्फ उसी को पढ़ना है। जो क्वेश्चंस मैं करने बोलूंगा सिर्फ उसी क्वेश्चंस को करना है। अपने मन से दोस्त यार बोल रहे हैं इसलिए मन मर्जी कुछ भी बुक या कोई भी क्वेश्चंस करने मत लग जाना। ठीक है? हाँ सर समझ में आ गया सर। अब आगे बताओ सर। लिखना।
फॉर्मेट बनाओ बेटे, पर्टिकुलर्स। हम रफ में कर रहे हैं, फेयर में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, दुकान में कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट बनेगा, हमेशा बनाना है फॉर्मेट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये नहीं कि अभी ऐसे ही कर दिए, एग्जाम में अच्छे से कर देंगे। कुछ एग्जाम में अच्छे से होता नहीं है, जो आदत है वही होगा एग्जाम में, ठीक है। पहला, टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटे? 40,000 रुपीज का, ठीक है। नेक्स्ट, टू परचेज 1 लाख माइनस परचेज रिटर्न, क्या होगा यहाँ पे? माइनस परचेज रिटर्न कितने का? 10,000। तो बैलेंसिंग परचेज कितना हुआ? 90,000। दिस इज नेट परचेज, मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, टू वेजेस, कौन कौन सा हो गया? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये सब हो गया। क्या सैलरी लिख दूं यहाँ पे? बेटे मैं लिखना चाहता हूँ सैलरी, क्या कोई मुझे रोकेगा? नहीं सर, आपको कौन रोक सकता है? नहीं बेटे, पाप लगेगा अगर ये सैलरी लिख दोगे तो। ध्यान रखना क्या चीज नहीं लिखना है? सैलरी, बिकॉज सैलरी इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। हाँ सर, ये क्या लिखे थे? ये तो हमको पता था। चलो, इजी वाला था बोल के पता था, आएगा बारी हार्ड वाला भी, तब देखता हूँ कौन कौन बताएगा। ये नहीं आएगा बेटे, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स बाय सेल्स 2 लाख रुपीज। सेल्स कितना है? 2 लाख रुपए का सेल्स है, 2 लाख रुपीज। क्या माइनस होगा उसमें? सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न, कितने का? 30,000 का। तो सेल्स कितना हुआ? 1,70,000, 1,70,000 का सेल्स। फिर क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 50,000। क्या निकाल लोगे बेटे ग्रॉस प्रॉफिट? हाँ सर, हम लोग निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है? तो लेजर बैलेंस करना आता है? हाँ सर, ये क्या नहीं आएगा सर हमको? टोटल करो, 2,20,000, और इधर भी कितना लिखते हैं? 2,20,000। ये क्या होगा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का मुनाफा हुआ बेटी? कितने का फायदा हुआ? 90 प्लस 20, 110 प्लस 40, 150। 220 माइनस 150, 70,000 का क्या हुआ बेटे? ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ गया सर, बहुत आसान है सर। ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ बेटे, आगे देखते हैं, है ना। ये एक तरीका था ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। एक और तरीका मैं कौन सा बताया हूं सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, और फिर नेट सेल से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करके देखें। हाँ सर, फॉर्मूला पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल, सर यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ बेटे, यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। करो बेटे, ये तो आता ही है तुमको। हाँ सर, ये आता है हमको, सब कुछ दिया हुआ है, खाली सॉल्व करना है। निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो नालायक ये नहीं निकाल पा रहा, उसको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, और क्या ले लेना चाहिए बेटे? संन्यास ले लेना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक 40,000 प्लस नेट परचेज। सर नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न 90,000 होगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन सा बेटे? ओनली वेजेस 20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50,000। कितना होगा बताओ? ये 40,000 प्लस 90,000, 1,10,000। 1,10,000 माइनस 20, 1,10,000 प्लस 20 कितना होगा? फटाफट बताओ तो। ये 40,000 प्लस 90,000 प्लस 20,000, 1,50,000 माइनस 1,00,000 रुपए। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1 लाख रुपीज, ठीक है। हाँ सर,
फिर बताना बेटे फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, सबका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नेट सेल्स। आता तो सबको है करना, तुम कैसे 100 कैसे लाओगे, आता तो सबको है वहां पे, 100 कैसे आएगा, फॉर्मेट एंड फॉर्मूला से। नेट सेल्स 2 लाख माइनस 30,000, दिस इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख, तो 1,70,000 माइनस 1 लाख, दिस इज 70,000। समझ में आ गया? 70,000 70,000 मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्या है बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसी को लिखने का तरीका है ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए एकदम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है सर, हो गया क्लियर एकदम। लेकिन एक और तरीका बताऊं? हाँ सर बताओ, जितना तरीका जानते हो सब बताओ सर। देखना बेटे, अगर ये हमारा ट्रेडिंग, ऐसे ही बता रहा हूँ, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बाय सेल्स लिखा हुआ यहाँ पे 1,70,000 नेट सेल्स, यहाँ लिखे 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख, तो भी ग्रॉस प्रॉफिट कितना 70,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट इतना ही है बेटे, ये साइड में हमारा सेल्स है और ये साइड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, डिफरेंस क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब वहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिखा वहां पे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिख दिया वहां पे, कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब माइनस करना है, माइनस कर दिया मतलब इधर लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है? तो ये अमाउंट लिख दोगे जब ये तीनों और उसको इससे माइनस कर दोगे, तो अल्टीमेटली ये सबके बाद क्या बचेगा बेटे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर एकदम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं है, डिफरेंस बिटवीन द नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया सर। तो और क्या पढ़ेंगे सर आज हम लोग बेटे, यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्लीट होता है और उसी के साथ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, ट्रेडिंग का प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटे, सर ट्रेडिंग का प्रॉफिट जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हाँ सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, लेकिन हेडिंग करना बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is prepared, profit and loss account is prepared after, profit and loss account is prepared after preparation of trading account। लिखते जाओ बेटे, profit and loss account is prepared after preparation of trading account। the gross profit, the gross profit or gross loss, the gross profit or gross loss, the gross profit or gross loss is transferred to profit and loss account from trading account। लिख लिया बेटे, the profit and loss account is prepared after trading account। the gross profit or loss is transferred to profit and loss account। the gross profit or gross loss is transferred to profit and loss account। मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, after that indirect expenses and indirect incomes are recorded in profit and loss account to calculate net profit और लॉस।
फिर पीएनएल में क्या लिखेंगे बेटे? दो चीज, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है सर, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है बेटे? हेडिंग करना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या था? पिछले क्लास बताया हूं बेटे मैं, जो भी खर्चा डायरेक्ट है वो सारे खर्चे को छोड़ के जितना भी खर्चा हो रहा है वो सारा का सारा खर्चा क्या है? इनडायरेक्ट है। मतलब सामान को फैक्ट्री तक लाने का खर्चा वो सारा डायरेक्ट है, उसके बाद का सारा खर्चा क्या है बेटे? इनडायरेक्ट है। या फिर सामान को मैन्युफैक्चर करने तक का खर्चा क्या है? डायरेक्ट है। मैन्युफैक्चर करने के बाद का सारा खर्चा क्या है बेटे? इनडायरेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो ऑल एक्सपेंसेस अदर देन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, देखना, all the expenses incurred, all the expenses incurred in a business to keep the goods, to store the goods कर दो, to store the goods and to sell it। जो भी सामान को रखने का खर्चा और उसको बेचने तक का सारा खर्चा सब क्या है? इनडायरेक्ट है। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स मतलब, और अगर और कोई डेफिनेशन हम देखें, इन अदर वर्ड्स all expenses other than, all expenses other than direct expenses are known as indirect expenses। all expenses other than direct expenses, direct expenses को छोड़ के जितना भी खर्चा है वो सारा क्या है? इनडायरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, बेटा एग्जाम्पल तो अनगिनत है इसमें, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा, और जितना भी खर्चा है डायरेक्ट को छोड़ के सारा का सारा क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटे, पॉइंट नंबर बी, इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है बेटे? इनडायरेक्ट इनकम का मतलब है सेल्स को छोड़ के दो टाइप का इनकम है, एक है डायरेक्ट इनकम, एक है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब है सामान बेच के जो पैसा मिल रहा है या सर्विस दे के जो पैसा मिल रहा है, सेल्स या फिर सर्विस दे के जो पैसा मिल रहा है, दैट इज डायरेक्ट। मतलब हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है मतलब उसी चीज का दुकान है हमारा, वही काम करते हैं हम लोग। तो जो काम के लिए बिजनेस है उससे रिलेटेड जितना भी इनकम हो रहा है डायरेक्टली, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनकम। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच के जो भी पैसा आ रहा है वो क्या है? डायरेक्ट इनकम। मतलब सेल्स वो क्या है? डायरेक्ट। और सेल्स डायरेक्ट है, इसीलिए कहां आ गया बेटे? इट इज रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। कहां लिख दिए? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, लेकिन सेल्स को छोड़ के और जितना भी इनकम हो रहा है, कहीं से भी और कोई भी इनकम हो रहा है, वो सारा का सारा इनकम क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। जैसे कि कहीं से हमको रेंट मिला, रेंट रिसीव्ड। हमारा एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हम भाड़ा में लगा दिए, रेंट पे लगा दिए, और हमको रेंट मिला, तो वो क्या है? रेंट रिसीव्ड, और वो क्या है? एक इनडायरेक्ट इनकम। या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला, वो क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम। या डिविडेंड मिला, वो क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। तो सेल्स को छोड़ के और कहीं से भी पैसा अगर हमको मिल रहा है तो वो सारे को क्या बोलेंगे बेटे? इनडायरेक्ट इनकम्स। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, लिखना, ऑल इनकम्स, ऑल इनकम्स अदर देन, ऑल इनकम्स अदर देन डायरेक्ट इनकम
आर नोन एज इनडायरेक्ट इनकम्स। डायरेक्ट इनकम को छोड़ के, मतलब सेल्स को छोड़ के और कहीं कोई भी इनकम है वो सारा क्या है बेटे, इनडायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एटसेट्रा। ठीक है, अगर डिस्काउंट अलाउड होगा बेटे तो कहां का आइटम है, इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा इनडायरेक्ट इनकम्स। समझ में आ रहा है? तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ होगा वो ट्रांसफर हो गया कहां से कहां, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो आइटम लिखे, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा लिखे इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, ये दोनों लिखने के बाद जो पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बचेगा दैट विल बी इधर, जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, इधर नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और ये जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो कहां ट्रांसफर होगा बेटे, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो प्रोप्राइटर है उसके कैपिटल अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। हेडिंग करना फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं यहाँ आइटम लिखाने नहीं बैठा हूं बेटे कि क्या क्या आइटम आएगा लिखा दो, क्या क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या क्या इनडायरेक्ट इनकम्स है। ऐसा पढ़ाई जरूरत ही नहीं है हमको। हम कभी आइटम याद थोड़ी करेंगे उसके अंदर क्या क्या आइटम्स आएगा। हम हमेशा क्या याद करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डायरेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनडायरेक्ट, ये समझेंगे हम लोग और फिर खुद डिसाइड करेंगे क्या चीज डायरेक्ट है और क्या चीज इनडायरेक्ट है। हमेशा हम ऐसे ही पढ़ेंगे बेटे, बाकी कोई कैसा भी पढ़ता हो। ठीक है, लिखना, हेडिंग करना। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो उनको तो बताने का जरूरत है नहीं। जो हमारे नए नए स्टूडेंट्स हैं वो लोगों को थोड़ा एक्वाइंटेड होने में टाइम लगेगा, है ना। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। हर बार मैं बोल रहा हूँ रीजन पूछना हमेशा, ये ऐसा क्यों हुआ, वो रीजन मुझे हमेशा पूछना, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाने में तुमको। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस, वो कहां ट्रांसफर होगा, पीएनएल अकाउंट में। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा तो यहां आया होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर इधर होगा तो आया होगा टू ग्रॉस लॉस। दोनों में से एक ही आएगा बेटे, स्टार मार्क है, दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर लिखेंगे, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखेगा सब एक एक करके यहां लिखते जाना। जितना इनडायरेक्ट इनकम दिखेगा वो सारा किधर लिखते जाना बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, इनडायरेक्ट इनकम्स क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा अगर इधर आता है डेबिट साइड में तो डेट इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड में आता है तो वो क्या है बेटे, नेट लॉस बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। क्या दोनों आ जाएगा, क्या एक बिजनेस में उसी साल प्रॉफिट भी होगा उसी साल लॉस भी होगा, नहीं बेटे। या तो इसमें प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट, या फिर क्या होगा इसमें नेट लॉस। जो भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम उसको कहां ट्रांसफर करेंगे बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए बेटे, हम दो चीज पढ़े हैं अभी तक, एक है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अभी हम एकदम बेसिक्स में चल रहे हैं और एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ एक्वेंटेंस बढ़ेगा, थोड़ा आदत होगा हमको
ऑनलाइन टीचिंग का। फिर हम धीरे धीरे नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ाएंगे। दिन में हम लोग 2-3 क्लासेस करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक क्लासेस हम लोग दे रहे हैं थोड़े दिन तक आपको, फिर हम धीरे धीरे नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।